2011 में सर सैयद के समाजी नजरियात ये हिंदी में छपी है। जदीद उर्दू सागर जो दर्जे अव्वल तक पंजुम की निसाबी किताब है। शब्द रहेंगे शास्त्री हिंदी में। और अभी उन्होंने 2-3 दिन पहले मुझे इनायत फरमाया था, उनके मज़ामीन और तबसरों का मजमूआ है नक़्द आगाज़। मुझे वक्त नहीं था, लेकिन सरसरी तौर पर मैंने 10-15 मिनट उस किताब को देखा। हमने देखा कि सिवान की धरती पर इतने गौहर नायाब हैं जिनका नाम मैंने कभी 13 वर्षों में सुना ही नहीं था, लेकिन उन किताबों में उनको इन्होंने इकट्ठा किया है। तो पता चलता है कि सिवान कल भी बड़ा अदबी मामले में दरखेज था, आज भी है, और कल का तो अल्लाह ही जाने। आपको मैं बताऊं कि इनके तनकीदी और तासराती मज़ामीन जो हैं वो मुख्तलिफ रसायल और असरार में शाये भी हुए हैं। उसमें 2 मकाले ऐसे हैं जो यूपी वगैरह में सेमिनार में पढ़े गए हैं। तो उनकी बड़ी कामयाब कोशिश है ये। अब उन्हें इस सिलसिले में उर्दू की अदबी खिदमात के लिए, उर्दू की अदबी तरवीज के लिए अभी 12 नवंबर 2019 को कलीमुल्लाह कलीम दोस्तपुरी अदबी अवार्ड भी उन्हें मिला है। अभी छपरा में इसी तरह का फरोग उर्दू सेमिनार ज़्यादा तारीफ करती, हालांकि मैं इतनी ज़्यादा तारीफ के काबिल नहीं। बहरहाल उनकी मोहब्बत है जो आपके सामने पेश किया। अभी हमसे कबल बहुत सारे मुकर्रिरीन ने उर्दू की इब्तदाई जद्दोखाल, इसकी नशोनुमा और उर्दू से मोहब्बत करने वाले हजरात की बातों को आपके सामने रखा। मैं इन बातों से सरने नजर करते हुए, वक्त बहुत कम है और बच्चे साहब ने खाने का भी कुछ एहतमाम कर रखा है, चाय का मौसम है और आपके चेहरों से खुशबूदाहट भी नुमाया है, इसलिए मैं अपनी बातों को बहुत मुख्तसर रखूंगा। मैं ये चाहूंगा कि मेरी मुख्तसर बात को भी आप समझ सकें। मैं आपसे थोड़ी सी तवज्जो देंगे तो मैं जो बात कहना चाहता हूँ आप उसको महसूस करें। उर्दू ज़बान ऐसी है कि इसकी तारीफ में जो कुछ भी कहा जाए, जितना कुछ कहा जाए, मेरे ख्याल में बहुत कम है। मैं एक दो अशआर पेश करता हूँ। मिस्री सी बोलता है, शक्कर सी बोलता है, जो कोई बोलता है मीठी ज़बान हमारी। दुनिया की कुल ज़बानें बूढ़ी सी हो चुकी है, लेकिन अभी जवान है उर्दू ज़बान। उर्दू बहुत पुरानी ज़बान नहीं है। उर्दू बहुत मिस्री सी बोलता है, शक्कर सी बोलता है, जो कोई बोलता है मीठी ज़बान हमारी। दुनिया की कुल ज़बानें बूढ़ी सी हो चुकी हैं, लेकिन अभी जवान है उर्दू ज़बान हमारी। उर्दू की खुसूसियात पर भी बहुत सारे लोगों ने अपनी बात रखी है। मैं इस ताल्लुक से बहुत मुख्तसर में 2-3 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि सारे लोग जो उर्दू के स्कॉलर हैं या उर्दू के जानने वाले हैं, वो ये समझते हैं कि उर्दू मुश्तरका तहजीब की देन, मुश्तरका तहजीब की पैदावार है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं, ना कोई शक करता है या शुबा करता है। लेकिन मैं एक बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि मुश्तरका तहजीब है क्या। अक्सर लोग मुश्तरका तहजीब को हिंदू और मुस्लिम तक ही महदूद कर देते हैं। उर्दू के साथ ये बात नहीं, उर्दू के साथ ये बात कतई तौर पर नहीं। मुश्तरका तहजीब का मतलब मेरे ख्याल में ये है कि हिंदुस्तान में जितनी भी तहजीबें पाई जाती हैं उन सब का खमीर उर्दू में शामिल है। जैसे आप देख रहे हैं पारसी थिएटर, पारसियों की तादाद कितनी है हिंदुस्तान में, पारसियों की तादाद कितनी है? 1%, 2%। लेकिन आप पारसी थिएटर को उर्दू से निकाल दें तो मेरे ख्याल में उर्दू की जान निकल जाएगी।
उर्दू की जान निकल जाएगी जिस बात में है। आप सिखों की तादाद देखिए, सिखों की तादाद कितनी है, लेकिन सिख तहजीब को, सिख जुबान को, तहजीब को अगर आप निकाल लें तो उर्दू बहुत सारी चीजों से महरूम हो जाएगी। हिंदी या हिंदू तहजीब ये तो मेजॉरिटी में है, बहुत ज्यादा है। मैं एक नाम लूंगा, मैं एक नाम हिंदी के ताल्लुक से मैं एक नाम लूंगा, द्वारिका प्रसाद उफक। द्वारिका प्रसाद उफक ने पूरी रामायण को उर्दू में लिखी है, पूरी रामायण को उर्दू में लिखी है, और वह भी यक काफिया, काफिया एक, और पूरी रामायण उर्दू में। आप सोचें कि उर्दू कितनी वसी और कितनी बड़ी जबान, आप सोच सकते एक काफिया में पूरी रामायण को लिख देना, ये उर्दू में ही पॉसिबल है, दूसरी जबान में पॉसिबल नहीं। मैं बड़े जिम्मेदारी से और बड़े उसूल से ये बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात देखिए, इसको लश्करी जबान कहा गया। लश्करी जबान यानी लश्करों की जबान, फौज की जबान। आप देखेंगे कि किसी भी लश्कर में एक कौम के अफराद नहीं होते, डिफरेंट कौम के अफराद को मिलाकर एक लश्कर बनता है। उर्दू का खमीर भी बड़ी है, लश्करी, इसीलिए इसको लश्करी जबान कहा गया। तो आप किसी एक तहजीब को उर्दू से खारिज नहीं कर सकते। उर्दू की ये कुदरत है, उर्दू की ये फितरत है कि सारी तहजीब को अपने अंदर समेटे हुए है। इसलिए मुसलमानों की जबान कहना, हिंदुओं की जबान कहना, पारसियों की जबान, ऐसा उर्दू के साथ कतई नहीं। दूसरी खसूसियत जो मैं महसूस करता हूँ और बड़ी शिद्दत से महसूस करता हूँ वह यह है कि उर्दू जबान पर इलाकाइयत का कोई असर नहीं पड़ता है। जो कश्मीर में उर्दू बोली जाती है वही उर्दू कन्याकुमारी में बोली जाती है। मैं कन्याकुमारी गया हूँ, वहाँ उर्दू का मिला हूँ। जो वहां बोली जाती है वही कन्याकुमारी में बोली जाती है, वही बंगाल में बोली जाती है। अगर बंगाली आदमी, बंगाली जबान का आदमी जिसकी मादरी जबान बंगाली हो, अगर वो दूसरी जबान बोले तो बंगला का असर जरूर आएगा, लेकिन उर्दू अगर बोलता है तो उस पर बंगला का असर नहीं आएगा। मेरे ख्याल में, मैंने देखा है, मैंने महसूस किया। एक खसूसियत और देखिए, उर्दू की खसूसियत और ये है कि उर्दू ऐसी जबान है, इसमें इतनी लचक है कि उर्दू तमाम जबानों के अल्फाज को अपने अंदर जज्ब करती है, अपने अंदर जज्ब करती है। जैसे मिसाल है, बहुत कम मिसाल है, एक दो देख रहे, जैसे आप लालटेन, थोड़ी सी सूरत बदली है, ये अंग्रेजी जबान से थोड़ी सी सूरत बदली लालटेन, लेकिन आज जो लिसानी रिश्तों पर जबान की जो लिसानियात होती है, लिसानियात का जो मताला न किया हो, अगर उसको कहें कि लालटेन अंग्रेजी जबान है, वो कतई नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। अगर अस्पताल कहते हैं कि अस्पताल अंग्रेजी जबान में और उर्दू में अंग्रेजी से वो जबान लफ्ज आया है, तो अगर लिसानियात का तालीम नहीं है तो कतई नहीं। इसी तरह से आप संस्कृत जबान को ले लें, संस्कृत जबान से जैसे नक्श से उर्दू ने नाखून बना दिया, अपने अंदर जज्ब कर लिया, लेकिन नाखून को कहें कि आया है संस्कृत से, तो बहुत सारे लोग इसको तस्लीम नहीं करते। उर्दू की ये खसूसियत है जिससे ये जिंदा है और इसकी बका की गारंटी है। जो हजरात अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, मैं उनसे ये कहूंगा, जैसे तख्तियों को उर्दू में लिखने की बात आ रही थी, मैं इसकी तारीफ करता हूँ कि उर्दू को जो तख्ती जो उर्दू में लिखे जाए, जैसे पुलिस अधीक्षक लिखा जाता है उर्दू में, उसका मुतबादिल मौजूद है, उसको उर्दू में ही लिखना चाहिए। फिर अब आगे आते हैं, हम थोड़ी सी बात करेंगे उर्दू की मौजूदा सूरत हाल और दरपेश मसाइल। ये मेरे ख्याल में आज क्या मौजूद जो है यही होना चाहिए और इसी पर बात होनी चाहिए। मैं शुरू करता हूँ एक कहावत से, एक मिस्र है कि जड़ों की आबियारी या पत्तियों पर छिड़का, जड़ों की आबियारी या पत्तियों पर छिड़का।
जी, तो मैं कह रहा था कि जड़ों की आबियारी या पत्तियों पर छिड़काव। हम तो बूढ़े लोग हैं, बहुत कम उम्र बच गई है, हम तो चले जाएंगे, उर्दू भी दफन हो जाएगी। फाजिल मुकर्रिर अबुल हयात साहब ने कहा कि मीर साहब का ये मिजाज था कि वो आम लोगों से उर्दू नहीं बोलते। मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। मीर साहब की उर्दू जितनी अच्छी, वो चाहते तो एक हल्का बनाकर, एक इदारा बनाकर बहुत सारे लोगों को उर्दू की तालीम दे सकते और देना चाहिए था। उन्होंने हाशिया बरदारी अख्तियार कर ली, उन्होंने गोसानशीनी अख्तियार कर ली। ये इससे उर्दू का फरोग कतई नहीं होगा। आज हमारे दौर में भी, इस दौर में भी जो लोग ऐसा सोचते हैं वो उर्दू के शहनाई नहीं हो सकते, उर्दू के फरोग देने वाले नहीं। इसलिए अगर हम उर्दू जानते हैं, उर्दू हम पढ़ते हैं, उर्दू के बारे में कुछ जानकारी है, तो हम अपने बच्चों में बांटें। हमारी जो नई नस्ल है, हम नई नस्ल को उस इल्म को तकसीम करें, उनको पहुंचाएं। ये हमारा फर्ज बनता है एक वालिदैन के तौर पर, एक गार्जियन के तौर पर। दूसरी बात है कि अच्छा, तो दूसरी बात यह कि इब्तदाई और सानवी सतह पर उर्दू पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल हैं। सरकारी स्कूल भी दो तरह के हैं। एक सरकारी मकतब जिसमें खालिस उर्दू की पढ़ाई होती है, यानी उर्दू के साथ साथ जो दीगर सब्जेक्ट होते हैं उनको भी उर्दू में पढ़ाने का एहतमाम होता है। हमारे यहाँ सरकार में उर्दू का कम है, उर्दू वाले कम है, इसलिए वहाँ इसका पूरा काम अंजाम नहीं दिया जा रहा है। मैंने टीचर की कमी की वजह से उर्दू नहीं पढ़ाई जा रही, इस तरह की रिपोर्ट आ रही। दूसरा, सरकारी स्कूल जिसमें 10 बच्चे अगर उर्दू पढ़ने वाले हैं तो वहां एक उर्दू उस्ताद का होना जरूरी है। ऐसा सरकार का नियम है, सरकार का कानून है, होना जरूरी है। तीसरा स्कूल वो है जो प्राइवेट तौर पर हमारे आसपास या हमारे मोहल्ले में या हमारे शहर में लोग चला रहे हैं। मैं तीनों पर थोड़ी बात करूंगा। जहां मकतब है वहां तो 100% उस्ताद उर्दू के ही होने चाहिए, उर्दू दावत का होना चाहिए। सरकार की तरफ से कुछ कोताही हो सकती है, इस कोताही को हम अपनी सतह पर, चाहे वो फर्द की सतह पर हो, चाहे वो इज्तिमाई हो, चाहे किसी इदारे हो, तंजीम की तरफ से हो, हम इस चीज को नॉलेज में लाएं, सरकार के इल्म में लाएं और वहां उस उर्दू उस्ताद की तफरूरी को यकीनी बनाएं। ये हमारा भी फर्ज बनता है। कुछ दिन पहले आप लोग सुने होंगे माइक्रो फाइनेंस और माइक्रो टेक्नोलॉजी। उर्दू के सिलसिले में, उर्दू के फरोग के सिलसिले में मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि माइक्रो टेक्नोलॉजी या माइक्रो फाइनेंस जो अभी समाज में चल रहा है, उर्दू के फरोग के सिलसिले में इसी सिस्टम को अपनाना चाहिए। जो आदमी जहां है उर्दू के लिए काम करे, भले अकेले है या 2 आदमी है, उर्दू के लिए काम करे। और अगली बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बच्चों में तकरीरी और तहरीरी मुकाबले की बात आई है। उर्दू सेल ने इसको शुरू किया है और बहुत सारे स्कूल में भी ये काम चल रहा है। लेकिन मैं एक बात ये देखता हूं कि उस्ताद जो उर्दू उस्ताद जो हैं, उर्दू पढ़ाते हैं, उनकी भी तरबियत का एहतमाम होना चाहिए। मैं ये देखता हूं कि सरकारी स्कूल वगैरह में जो उस्ताद हैं वो सरकार के दीगर कामों में लगे हुए हैं, उनको इतनी फुर्सत नहीं कि बच्चों को तालीम दें। और प्राइवेट स्कूल में जो उस्ताद हैं उनका मयार बहुत पस्त है, वो तरबियत याफ्ता नहीं है, उनको क्या पढ़ाना है मालूम भी नहीं है, कोई कैरिकुलम भी नहीं है। तो ऐसी हालत में कोई इदारा वजूद में आए या हमारा उर्दू सेल है, उर्दू सेल उनकी तरबियत का माकूल इस्तेमाल करे तो उर्दू बच्चे जो पढ़ेंगे वो बेहतर उर्दू पढ़ेंगे, बेहतर उर्दू जानेंगे, और जब बेहतर उर्दू जानेंगे तो उनकी तबीयत लगेगी। और फिर जो बीपीएससी यूपीएससी की बात हो रही है उसमें भी एक सब्जेक्ट के तौर पर उर्दू वो रखेंगे। आगे मैं आता हूं। उर्दू में मवाद की फराहमी। उर्दू में मैं देख रहा हूं कि उर्दू में जो
अदब है, अदब तो फलता फूलता नजर आ रहा है, लेकिन दिगर सब्जेक्ट जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, एक जमाना था कि हम लोग मैथमेटिक्स भी उर्दू में पढ़ते थे। चक्रवर्ती का मैथमेटिक्स जो पुराने लोग हैं वो पढ़े होंगे, उर्दू में हम लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, उर्दू में हम लोग साइंस पढ़ते हैं। आज वो जमाना नहीं रहा, लेकिन उर्दू तभी फलेगी फूलेगी जब डिफरेंट टाइप के सवाल और डिफरेंट टाइप के मुख्तलिफ तरह की किताबें उर्दू में दस्तयाब हो और दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया जाए, आसान बनाया जाए, तब उर्दू फलेगी फूलेगी। अगली बात जो है मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं